नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार जी। अकबर डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग क्रैश कोर्स का केमिस्ट्री चैप्टर का पहला अध्याय का सबसे आखिरी थ्योरी का वीडियो देखने वाले हैं। हम लोग टाइप ऑफ अभिक्रिया देख रहे थे, ठीक है, जिसमें से लगभग सारे प्रकार का अभिक्रिया को अपन ने देख चुके थे। अब ये जो है आपका अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, दोनों में से एक तो मान के चलिए, चाहे इसका उदाहरण से पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बताओ यहाँ अपचयन हो रहा है उपचयन हो रहा है, या तो आपका ये पूरा का पूरा इसका परिभाषा पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, विदाउट एनी डिले इसको स्टार्ट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट बात, क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है वो आपका दिसंबर के एंड तक में खत्म हो जाएगा, मतलब 30 दिसंबर तक में। इसके बाद 2 मंथ हमारा जो टाइम बचता है, जनवरी और फरवरी, उस समय अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दबा के। चाहे वो मार्केट में मॉडल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वर्मा प्रेस का, उसको भी मैं ही खरीदूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देना है। जितने भी टाइप्स के मार्केट में जो भी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर आएंगे, सबको मैं खरीद के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इसी में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। साथ में झारखंड जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी करेगा, उसको भी आप लोग जनवरी में ही प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे तरफ से हर एक चैप्टर में आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका मजाल है कि ये भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल से बाहर जाए। इसीलिए मेक श्योर कि आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अभी से, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बता दिया है सबको, एक ही इंपॉर्टेंट बातें में बता दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये, आज हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग एक झलक देखेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल रहते हैं एक पहला चैप्टर से। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों एक जैसा नाम सुना सुना सा लग रहा है, और दोनों का परिभाषा जब देखिएगा तो दो टर्मों को लेकर परिभाषित किया गया है। एक ऑक्सीजन को लेकर परिभाषित किया गया है, एक हाइड्रोजन को लेकर परिभाषित किया गया है। तो आपको किसी एक को ही याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अपचयन अभिक्रिया होता किसमें, पहले वो समझा देता हूँ। अपचयन अभिक्रिया अभिकारक में होता है। किसमें होता है? अभिकारक में। मान लिया इसमें देखिए कै गो अभिकारक है, 2 का अभिकारक है ना, तो दोनों में अपचयन अभिक्रिया हो सकता है। वो तो हम लोग देखने सीखेंगे कि दोनों में हो रहा है अपचयन या किसी एक में हो रहा है। ये बात क्लियर हो गया। अब परिभाषा समझते हैं इसका। यदि अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, तो हम लोग उस अभिकारक में बोलेंगे अपचयन हो रहा है। ठीक है। इसका दूसरी ओर, यदि ऑक्सीजन का वृद्धि होगा अभिकारक में, तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक पद वाला याद कर लिया। ऑक्सीजन के सापेक्ष में आपने इसका परिभाषा को जान लिया। अब हाइड्रोजन के सापेक्ष में देखते हैं। तो अपचयन में ऑक्सीजन का कमी हो रहा था, तो उसको अपन लोग अपचयन अभिक्रिया बोल रहे थे। तो हाइड्रोजन का भी कमी नहीं होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। यदि अभिकारक में हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, तो उसे अपन लोग अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो किसी एक को याद रखिए। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछने का जो प्रीवियस ईयर का रणनीति रहा है, वो ऑक्सीजन को परिभाषित करके ही पूछता है। तो आपको ये याद रखना है। एक बार फटाफट आपके सामने पढ़ लेता हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वह मेरा अपचयन अभिक्रिया होता है। अब खटाक से ये देखिए, दो को समीकरण लिखा हुआ है ना, ये को समीकरण, दूसरा समीकरण। अभिकारक को पकड़ते हैं भाई, ZNO, इसमें ऑक्सीजन है। अगला तीर के पार देखते हैं, या जेड होगा यहाँ पे। गलत रिएक्शन आ गया गाइस, इसे अपन करेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। डोंट वरी, ये होगा ZN और ये होगा CO। उधर आपको पीडीएफ दिख रहा होगा ना, वहां से आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब जरा चेक करना है, यहाँ पे ये अभिकारक है, इस अभिकारक में ऑक्सीजन मौजूद है। जब ये उत्पाद बन रहा है तो ऑक्सीजन गायब है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी होना। तो इस अभिकारक में आपका क्या हो गया भाई? कौन सा? अपचयन हो गया। ठीक है, लेकिन लगे हाथ तो दूसरा वाला को भी तो देखिए। हमने यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया में पढ़ा है, सॉरी उपचयन अभिक्रिया में पढ़ा है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो ये भी तो एक अभिकारक है। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये तो अकेले कार्बन था, जैसे उत्पाद बनाते हैं ऑक्सीजन आ गया भाई, अगला में तो वृद्धि हो रहा है। जिस दिन वृद्धि होता है उस दिन अपन लोग उपचयन बोलते हैं। एकदम कंफ्यूज नहीं होना, अपचयन में कमी, उपचयन में वृद्धि। ठीक है, तो दोनों हो रहा है यहाँ पे। जिस दिन एक ही समीकरण में दोनों हो जाए, तो उस दिन अपन लोग बोलेंगे आपका कैसा समीकरण है? रेडॉक्स समीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक ही समीकरण के अंदर या फिर एक ही अभिक्रिया के अंदर जिस दिन दोनों हो, उपचयन और अपचयन दोनों हो, उस दिन अपन उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार इसका अपन लोग देख लेते हैं उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी समझ चुके हैं।
तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा। देखिए ये कार्बन यहाँ पे अकेला था, ये एक अभिकारक है। इधर जाके देखते हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया और कै गो ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ है, दो गो परमाणु बढ़ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा अपचयन हो रहा है। कौन सा अभिकारक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कौन सा अभिकारक में अपचयन हो रहा है, तो अभिकारक का नाम लिखेंगे ZnO। इसमें ऑप्शन में देगा जिंक ऑक्साइड, इसको बोलेंगे। तो जिंक ऑक्साइड वाला अपन लोगों को टिक मार्क कर देना, समझा गया ना। अच्छा चलिए रेडॉक्स वाला को तो समझा दिए ना। अभी मेरे पास और दो, अच्छा इसका एग्जांपल को देख लेते हैं। यही एग्जांपल है जो यहाँ पे समझा चुके हैं, सेम है, दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करना। अभी आपके पास ना दो छोटे सॉरी गाइस, छोटे छोटे आपका डिफिनेशन बचता है। एक होता है वक्रित गंधिता और दूसरा नंबर पे है जिंग नहीं, उसको जंग क्यों लगता है इसको, या संक्षारण बोलते हैं इसको। ये छोटा छोटा दो डिफिनेशन है, ये क्या होते हैं आपसे सवाल पूछता है, और इनसे बचाव के लिए कौन कौन से उपाय है हमारे पास, वो उपाय भी अक्सर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो फटाफट से उसे भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्त। अभी छोटा छोटा डिफिनेशन है, इसको समझते हैं पहले। संक्षारण क्या होता है आपको वो पूछेगा। अपन लोग घरेलू लैंग्वेज में जिसको जंग लगना बोलते हैं, पहले घरेलू टर्म में समझते हैं, फिर इसका साइंस टर्म में इसका डिफिनेशन समझेंगे। देखिए नया नया जब लोहा खरीद के लाते हैं, कोई धातु मस्त चमकता हुआ दिखता है, जैसे ही थोड़े दिन उसको किस खुले वातावरण में रखिएगा या पानी के संपर्क में रखिएगा, हवा के संपर्क में रखिएगा, तो उसके परत ना धीरे धीरे गंदा होने लगता है और ऑटोमेटिकली झड़ने लगता है। इसका मतलब जो धातु लाए आप खरीद के या लोहा ही मान लेते हैं, तो वो लोहा होने लगा खराब, वो हल्का हल्का पतला पतला परत जम के वो झड़ना चालू हो जाएगा, उसको बोलते हैं संक्षारण। अब काम की ये बात कि आखिर वो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने उसे पानी के संपर्क में रखा है या हवा के संपर्क में रखा है। उससे होता क्या है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका गंदा वाला परत जमा कर देता है, जिसके कारण वो परत बहुत ही कमजोर होकर झड़ना चालू हो जाता है। तो यही परिभाषा में आपको लिखना है, घरेलू वाला परिभाषा नहीं लिखना है, ठीक है। वो तो आपको समझाने के लिए बता दिया। तो लिखेंगे कैसे, किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। खराब कैसे होता है, पतला पतला परत एकदम कमजोर वाला परत जमा होकर टूटना चालू हो जाता है, इस प्रकार आपका धातु खराब होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसका प्रॉपर डिफिनेशन इधर पीडीएफ आपको दिख रहा होगा, इधर लगा दिए हैं। ये पीडीएफ वाकई में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। सो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन होकर रहना। तो भाई ये हमारे लिए क्या है, लोहा को खा जा रहा है ना, धातु बहुत महंगा मिलता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, इसको हमें बचाने की जरूरत है। तो बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो हमको अपना तरीका याद रखना है वो इतने हैं। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा जो लोकल घरों में इस्तेमाल होता है पेंट। तो पेंट लगाकर लोकल घरों में क्या बहुत अच्छे अच्छे घरों में भी यूज किया जाता है, बट पेंट ब्रांड पेंट है तो बढ़िया घर में यूज होता है। जो आपका अनलोकल ब्रांड का कोई पेंट है तो अपन लोग नॉर्मल फैमिली वाले लोग यूज करते हैं। तो पेंट लगाकर अपन लोग क्या कर सकते हैं, दरवाजा गेट ये सारे के सारे लोहा का बने रहते हैं, उसको बचा सकते हैं। ग्रीस या तेल लगाकर, ये अक्सर फैक्ट्रियों में काम किया जाता है, ये ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है। दूसरा है भाई ये खराब क्यों हो रहा था, हवा में रखने की वजह से या पानी में रखने की वजह से। तो हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हवा या पानी से उसको बचा के रखें, लेकिन एक दो ऐसा जरूरतमंद वाला काम पड़ता है जहां पे उसको मुझे पानी में रखना ही पड़ेगा, उस समय ग्रीस लगा देंगे और पेंट लगा देंगे। अगला और भी इससे थोड़ा महंगा तरीका है इससे बचाने का, जैसे कि तांबे की परत चढ़ाकर, तांबे की परत चढ़ाया जाता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में। एक होता है क्रोमोप्लेंटिंग। क्रोमोप्लेंटिंग होता है क्या, क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, चांदी का किसी पीतल में सोना का परत चढ़ा के बेच दिया। अब ये परत चढ़ता कैसे है वो तो अपन लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे या फिर हायर क्लास में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के मेथड से ये चढ़ता है, वो बाद में जानेंगे। तो परत चढ़ाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला VVI आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई क्रोमोप्लेंटिंग क्या चीज होता है, तो आपको याद रखना है एक ऐसा तरीका होता है संक्षारण से बचाने के लिए, जिसमें क्रोमियम का धातु पर परत चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार दूसरा एक नाम है गोलियानीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें जिंक धातु जो होता है ना, उसका परत चढ़ाया जाता है। अब परत कैसे चढ़ाया जाएगा, धातु एकदम मस्त पिघलाकर चढ़ाया जाता है पेंट के जैसा बनाकर, ठीक है। ये इतने सारे तरीके हैं। अब दूसरा नंबर पर आ जाता है विकृत गंधिता। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पहले समझते हैं। भाई ये होता का, ये धातु में नहीं होता, ये खाने पीने वाला सामान में होता है, खाद्य पदार्थ में, जैसे केला का छिलका हो गया, सब्जी हो गया, उसमें आता है। इसको थोड़े दिन तक रख दीजिए खुले में, एकदम सड़ना चालू हो जाएगा। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के जस्ट बगल बाहर निकलिएगा तो आपका जो कूड़ादान है वहां देखिएगा 4 दिन का रोटी रखा हुआ है, सब्जी रखा है, मस्त महकता है, बहुत ही गंदगी महकता है ना भाई, गंदा एकदम बदबूदार महकता है। उसी को साइंस के टर्म में बोलते हैं विकृत गंधिता। आखिर वो हुआ क्यों,
अब वही सब्जी को इमेजिन करके रखिए, रेफ्रिजरेटर में रखते थे या फ्रिज में रख देते तो वो 4 दिन के बाद भी गंदा होता नहीं, मस्त जैसे रखे वैसे खाने लायक होता ना भाई। जैसे ही आपने उसे बाहर फेंका, बाहर फेंकने का मतलब है आपने जैसे ही उसे हवाओं में रखा, इसके बाद वो सड़ना चालू हो गया। तो सड़ना को ही अपन लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। ये कब हुआ? क्योंकि जब उसको आपने हवा में रखा। तो इसको परिभाषित भी उसी के ढंग से करेंगे कि जो आपका खाद्य पदार्थ है, किसी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना, मतलब सड़ जाना, सड़ा हुआ तो नहीं ना लिखेंगे यहाँ, खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। और इसका जो महक है वो बहुत ही बदबूदार रहता है। ठीक है, अब अपन लोगों का खाना बहुत जरूरी है तो उसको बचाव करना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तरीका तो मैंने अपने शब्दों में ही बता दिया ऑलरेडी। कैसे बचाव कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखकर या फ्रिज में रखकर। खाना को फ्रिज में रखेंगे, या तो चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा ना, उसमें खाना बहुत दिन तक रहता है, 1.5 महीना का, लेकिन वो अंदर में आलू ही तो रहता है चिप्स के पैकेट में, और क्या रहता है, फिर भी वो खराब होता है क्या? नहीं। क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि चिप्स के पैकेट के अंदर हमारे पास अक्रिय गैस या फिर असक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस, ऐसे दुनिया में भी कुछ गैस हैं जो किसी से कोई अभिक्रिया ही नहीं करते, उसे अपन लोग निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो निष्क्रिय गैस में दूसरा है आर्गन और एगो है नाइट्रोजन। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का गैस डाल के रखता है, इसीलिए उसमें जो आलू है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो आप खाना को ऐसे नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैस के संपर्क में रखिएगा तो बहुत दिन तक टिका हुआ रहता है। समझ में आ गया? ये 2 बचाव है। और ज्यादातर आपसे यही पूछेगा कि भाई विकृत गंधिता में निष्क्रिय गैस में कौन सा यूज होता है? ऑप्शन 1 में रहेगा नाइट्रोजन या आर्गन। खट से मार देंगे ना नाइट्रोजन है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।